ये करते 5 क्वेश्चन तो हमने ट्राई किए थे, है ना, पीवाईक्यू थे वो। यस सर। ठीक है, इसलिए मैंने सोचा था कि वह नेक्स्ट क्लास में कंबाइन करके दोनों नोट्स एक साथ भेज दूंगा। ठीक है, यस सर। ओके। तो लास्ट क्लास तक अपन ने फंडामेंटल देख लिया था कि प्रोबेबिलिटी में क्या क्या चीजें होती है, कैसे पीएनसी का यूज करते हुए क्वेश्चंस हमने ट्राई किए थे और कुछ पीवाईक्यू देखे थे हमने। एक मिनट रुको, हाँ बोलो क्या हुआ। सर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस नहीं होगा क्या? एनालिसिस मतलब एनालिसिस तो तुम्हें खुद से करना है ना, कि कितना गलत हुआ कितना नहीं हुआ। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं, मतलब हम तो टेस्ट के बाद खोल ही नहीं पाए, रिव्यू ही नहीं ले पाए टेस्ट का। अच्छा, यस वो सर। आपके ग्रुप में आज लिंक आई होगी एक, जिसमें आपको टेस्ट चेकिंग का, देखो एक बार मैसेज चेक करना। उसमें सिर्फ चैप्टर दिखा रहे हैं सर, रिजल्ट के हिसाब से। रिजल्ट बता रहे हैं उसमें? यस सर, सर पता चल जा रहा है, तो रिव्यू का ऑप्शन दे रहे हैं उसमें भी ऊपर। मतलब उसमें नंबर वगैरह दिख रहे हैं ना? सर दिख रहे हैं, नंबर तो दिख रहे हैं। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। अभी अभी उसके बारे में एक मिनट, उसके बारे में लास्ट में डिस्कस करते हैं। पहले टॉपिक कवर कर लेते हैं, आज टॉपिक थोड़ा लेंदी है। ठीक है, क्लास के लास्ट में मुझे बता देना जो भी इश्यूज हैं आपके, अपन एक एक करके डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? पहले टॉपिक को कवर करते हैं, नहीं तो अभी इसी में 15 मिनट चले जाएंगे। करें स्टार्ट? ठीक है, थोड़ा ध्यान समझना, इंपॉर्टेंट भी है। आज के टॉपिक में अपन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट और टोटल प्रोबेबिलिटी, इस पे क्वेश्चंस देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में फिर आपका स्टार्ट होगा बेस थ्योरम वगैरह। ठीक है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। जैसे अब इसमें सिंबल इस तरह से यूज होगा, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी स्लैश बी ऐसे यूज हो सकता है, या फिर ए अपॉन बी ऐसे भी कोई कोई यूज करता है, कोई ऐसे भी यूज कर सकता है। तीन सबका मतलब एक ही है। ठीक है, इसका मतलब है कि वैसे आप अपन ने जैसे बोला था कि एक एक्सपेरिमेंट होता है, एक्सपेरिमेंट हम परफॉर्म करते कोई भी जनरल, उसके पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी किस तरह से पूछी जाएगी, मान लो इवेंट्स बहुत तरह के हो सकते हैं, एक इवेंट, दो इवेंट, तीन इवेंट, तो इवेंट ए और इवेंट बी दो तरह के इवेंट है। और आपको कभी कभी क्या होगा कि इवेंट बी ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, अब ये ऑलरेडी परफॉर्म हो चुका है, तो अब ए के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये पूछी जाएगी। ठीक है, इसको बोलते हैं कंडीशन। कंडीशनल मतलब पहले से कंडीशन स्पेसिफाई हो गई है, अब अगले इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये हमें पता करनी है। ठीक है, तो पढ़ने का तरीका क्या होगा, वी नीड टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, बी हैज अकर्ड। ठीक है, तो आपको बेसिक देखो प्रॉब्लम, ये जो चैप्टर है ये इसके जेई के क्वेश्चन नो डाउट अच्छे लेवल के आते हैं। ठीक है, तो जनरली तो यही देखो, ज्यादातर जगह यही और ज्यादातर यही बोलते हैं प्रोफेसर भी के अगर इसका क्वेश्चन हो तो ठीक है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं, छोड़ के आ जाना। क्योंकि प्रोबेबिलिटी एक्चुअली बहुत वास्ट चैप्टर है, बहुत वास्ट टॉपिक है। मतलब इंजीनियरिंग में भी आता है और आजकल आप देखोगे स्टैट्स प्रोबेबिलिटी में बहुत डीपली चीजें पूछी जा रही है। अगर आपका क्वेश्चन इजी मीडियम लेवल का आया तो उस पर टाइम इन्वेस्ट करना, और ज्यादा ही टफ आ गया तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, उसको आखिरी के लिए रख लेना। अगर हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाना, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा वैसा है। ठीक है, इसलिए इनमें आपको थोड़ा सा ध्यान से समझ के करना है सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन। दूसरी चीज इसमें क्या होगा, अपन जब पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे, आप अगर एग्जाम में या फिर आप मिक्स क्वेश्चन करोगे तो आपको क्वेश्चन को देख के ये जज करना पड़ेगा कि भाई क्वेश्चन किस टाइप का है। क्या ये वेन डायग्राम से होने वाला क्वेश्चन है जो बेसिक प्रोबेबिलिटी क्लासिकल थ्योरम से क्वेश्चन होगा, क्या ये कंडीशनल का क्वेश्चन है, क्या ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन है, क्या ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। वो आपको क्वेश्चन में कभी भी मेंशन नहीं करेगा कि आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है या ये अप्लाई करना है, बर्नौली का अप्लाई करना है, फिर कौन सा। आपको सारा कॉन्सेप्ट पढ़ के फिर खुद से जज करना पड़ेगा, अच्छा ये क्वेश्चन इस कंडीशन का है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमको निकालनी गिवन बी है अकर्ड। ठीक है, तो एक इवेंट जो ऑलरेडी अकर हो चुका है, दूसरे इवेंट की आपको प्रोबेबिलिटी पूछी होगी। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन जहां पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई हो रही है, सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन से ये सेग्रीगेट करना पड़ेगा कि इवेंट ए क्या है और इवेंट बी क्या है। इवेंट ए मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको पता करनी है, इवेंट बी मतलब वो इवेंट जो ऑलरेडी हो चुका है। तो इस इवेंट के होने से इस वाले इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमको पूछा गया। अच्छा, ये तीनों चीजें सेम है, ये बस नोटेशन का अलग अलग तरीका है, या तो ऐसे नोटेट कर, ऐसे तीनों की बात सेम है। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसका फॉर्मूला जो होता है वो हमें ध्यान से समझना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, मतलब ए के होने के, जैसे इसको अगर अपन वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें, ध्यान से देखना। मान लो दो इवेंट है, अगेन कोई सैंपल स्पेस, कोई एक्सपेरिमेंट आपने परफॉर्म किया, उसके एसोसिएटेड दो इवेंट है, मान लो ए और बी। एक इवेंट ए ये रहा, इवेंट बी ये रहा। ठीक है,
मान लो अगेन वेन डायग्राम से जैसा कि हम देखते थे, अपने क्वेश्चन भी सॉल्व किए, पूरा 4 हिस्सों में डिवाइड होगा। ये एक हिस्सा ए जिसमें सिर्फ ए अकर कर रहा है, ओनली ए वाला पोर्शन, ये ओनली बी वाला पोर्शन, ये मान लो सी जहाँ पे ए और बी दोनों आ रहे हैं, और ये डी नाइदर ए नॉर बी, है ना। ये पूरा अपन 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है सबको? यस सर। Yes, sir. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, तो बी हो चुका है, ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये पूछा गया। अब देखो, अब आप वेन डायग्राम से बताओ फेवरेबल आउटकम क्या होगा मेरा वेन डायग्राम। सी पार्ट, हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जहां पे बी हो चुका है ना, ये हिस्सा होगा फेवरेबल, है ना। यस सर। और टोटल में क्या आएगा, गिवन बी है मतलब टोटल प्रोबेबिलिटी मतलब कौन सा रीजन, बी। सी प्लस बी पूरा कंप्लीट सेट बी, है ना। यस सर। कंप्लीट सेट बी, गिवन बी है कर, तो मेरा टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या आएगा कंप्लीट, और ये वाला हिस्सा कौन सा आएगा फेवरेबल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी है कर मतलब सी वाला हिस्सा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इट इज ये सी मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पूरा हिस्सा मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये आपका कॉन्सेप्ट है कि अगर कभी भी ऐसा आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, तो इसका फॉर्मूला आप कैसे लिखोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी उन दोनों के साथ में होने की प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, इट इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. ठीक है। डायग्राम से भी हम देख पा रहे हैं कि ए के होने की प्रोबेबिलिटी बी हो चुका है, तो ये वाला हिस्सा डिवाइडेड बाय टोटल बी का हिस्सा, ये मेरा बाय वेन डायग्राम हो जाएगा। और इसको फॉर्मूले के तरीके से कैसे देखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आपको फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। अच्छा, इसका अगर मैं उल्टा पूछता आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड, तो क्या बनता, Probability B by A इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय probability of A. वेरी गुड, बस ये इतना ध्यान रखना। क्या ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ओके ग्रेट। चलो अब इस पे थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम ट्राई कर लेते हैं, बेसिक बेसिक, फिर हम देखते हैं कि इसके बाद इंडिपेंडेंट इवेंट को कैसे, इसको वापस लॉजिक लगा के इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या होता है, और एक और वापस पढ़ेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी इसी से रिलेटेड करके, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन ट्राई कर ले। अच्छा, नोटेशन ऐसा भी हो सकता है, स्लैश में बना सकते हैं, वर्टिकल भी बना सकते हैं, कैसे भी। यहाँ पे आपको ये 2-3 कंडीशन गिवन है, पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, करो ट्राई एक बार। सर 2/3। 2/3, ठीक। Sir 2/3. 2/3, ठीक है, सिंपल है भाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एज अकर्ड, हमको वैल्यू गिवन है 1/2 आई थिंक, हाँ ना। अच्छा, ये पूरा इक्वल गिवन है, ये बीच में कॉमा है, पता नहीं कॉमा तो होगा शायद, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, है ना, इक्वल टू 1/2। और सेकेंड इसका फॉर्मूला भी ये बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये गिवन आपको 1/3। यहाँ पे इंटरसेक्शन की वैल्यू ऑलरेडी हमको गिवन है, तो ये 1/6 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ से आ जाएगा 1/6 डिवाइडेड बाय 1/3, कितना हो जाएगा? सर सेकंड वाले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आएगा नीचे। अच्छा, ए आएगा, हाँ ठीक है, ए आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगेन इसकी वैल्यू 1/6 की है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ से कितना आ जाएगा 1/2, ये आ रहा था, यस सर। ठीक है। यूनियन पूछा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर है सबको? यस सर। तो 5/6 माइनस 1/6, तो ये आ जाएगा आपका 4/6, दैट इज 2/3, आया ना? यस सर। ठीक, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, एनीवन, बेसिक था, बताओ, बोलो एनीवन। No, sir. Next, 2 dice are thrown. Find the probability that the sum of the number coming on them is 9 if it is known that the 5 occurs on the first die. करो try. 2 dice are thrown. तो एक्सपेरिमेंट है, 2 डाइस को थ्रो किया गया, ये आपका एक बेसिक एक्सपेरिमेंट है। Find the probability that the sum of the two number coming on them is 9 if it is known that, ठीक है। तो सैंपल स्पेस डिफाइन कर लेना, क्या होगा, इवेंट ए को डिफाइन कर लेना जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी, इवेंट बी डिफाइन कर लेना गिवन इवेंट, और पूछा क्या गया है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है वो पता। सर 1/6। 1/6, ओके। इवेंट ए मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो किसकी प्रोबेबिलिटी नहीं, दैट द सम ऑन द सम कितना आना चाहिए,
9. 9, वेरी गुड। सम कितना आना चाहिए? 9। और गिवन इवेंट क्या है? इफ इट इज नोन दैट द नंबर 5 अकर्स ऑन द फर्स्ट डाई, मतलब पहले डाई पे नंबर 5 आ चुका है ना? यस सर। हो चुका है तो दूसरे आपको, हाँ बोलो। दूसरे सर जो दूसरा नंबर आएगा वो 6 नंबर्स में से कोई भी रैंडम कुछ भी आ नंबर हो सकता है, जाएगा कुछ भी आ सकता है वहां पे। हाँ, पहले डाई पे 5 आ चुका है, दूसरे पे कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये बी वाला इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, या तो अपन वो वाली कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अप्लाई करें या फिर डायरेक्ट भी दिमाग लगा के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इससे भी आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2 डाइस को थ्रो किया तो सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 36। 36. वेरी गुड, 36। और सम 9 आए, इसके लिए क्या क्या पेयर बनना चाहिए? 6 नो सम के लिए 3 5 4 6 सबसे पहले देखो, सबसे पहले बेसिक 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 के साथ 6 आया ना, फिर 6 4 के 3 साथ 5, 5. 5 के साथ 4 4 4. और अगेन 6 6 के के साथ साथ 3। ये 4 तरह की इवेंट बन सकते हैं, है ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो सम 9 के लिए 4 तरह के इवेंट बन सकते हैं, ये हमने चारों लिख लिए यहाँ पे। सम 9, हाँ सम 9 के लिए, ठीक है। चलो, अब पहले पे 5 आए, तो पहले पे 5 वाला कितने इवेंट है? एक ही है, Yes, sir. ठीक है। क्या अपन ने वो निकाला था अब? एक नहीं, सॉरी, पहले पे 5 आए, पहले पे 5 आना चाहिए, सिर्फ वही कंडीशन हमारे पास। अच्छा, इसका अगर फॉर्मूले किससे जाओगे, फॉर्मूला क्या लगेगा? A P of A intersection B upon PB. सेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, बी के अंदर कितने इवेंट आएंगे ये बताओ मुझे, 6. 6 क्योंकि 5 तो यहाँ पे फिक्स है। अब यहाँ पे कोई भी एक आ सकता है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आएंगे? बी के अंदर 6 एलिमेंट है ना? कौन कौन से? 5,1, 5,2 अप टिल 5,6, ये 6 एलिमेंट आएंगे। और ए के अंदर आपने अभी ऑलरेडी देखा, नंबर ऑफ एलिमेंट ए आपके आए 4। यहाँ तक क्लियर है? Yes sir. यस ए और बी में, इन दोनों में इंटरसेक्शन में कितने एलिमेंट है? 1. एक ही एलिमेंट है। 5 से स्टार्ट एक ही एलिमेंट है ना? और टोटल Yes, एलिमेंट sir. कितने हैं बी के अंदर? 6. 6। आपका आंसर कितना आएगा? 1/6। आया समझ में? Yes sir. यस ये हुआ, ठीक है। ये 6 कैसे हुआ है सर? क्योंकि बस सिर्फ 4 ही तो आएगा ना, 5 4। हाँ, बी क्या बोला? इफ इट इज नोन दैट द नंबर 5 अकर ऑन द फर्स्ट डाई, फर्स्ट डाई पे 5 अकर होना चाहिए। सेकंड डाई का थोड़ी कुछ बोला है, सेकंड पे तो कुछ भी आ सकता है ना। अपन ने 2 अलग अलग इवेंट डिफाइन किए कि सम, एक तो सम 9 आना चाहिए, तो 9 सम के लिए 4 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। और बी इवेंट क्या है कि पहले डाई पे 5 आए, तो दूसरे डाई पे कुछ भी आ सकता है, तो ये तो 6 इवेंट हुए ना। इनका इंटरसेक्शन आप बता रहे हो वो 5,4 होगा, वो तो एक ही इवेंट होगा जो इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा। क्लियर है? ओके सर। हाँ, वो आप जो बोल रहे हैं सर 5,4, वो तो सिर्फ एक ही, वो तो एक, वो ए और बी दोनों का मिक्स इंटरसेक्शन है। फेवरेबल आउटकम मेरा एक है आउट ऑफ टोटल 6 आउटकम। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, जल्दी से ट्राई करो। जल्दी से, बेसिक क्वेश्चन है सारे, बस मैनिपुलेशंस करने। जल्दी जल्दी ट्राई करके बता दो। ये सी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री है। बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना जो अभी सीखा है। बताओ आंसर आया? एक सेकंड बस. One by two. 1/2, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन था 1/4, बी अपॉन ए गिवन था। तो सबसे पहले मैंने इसकी मदद से बी अपॉन ए का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ए, तो यहाँ से इंटरसेक्शन आ गया। क्लियर है? ये इंटरसेक्शन की वैल्यू इस वाले में यूज करी, तो यहाँ से बी आ गया। यहाँ ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? सबको क्लियर है? आया ना? बोलो Yes. बाकी लोग। ठीक, डाउट हो पूछ लेना।
तो सबसे पहले हमने इसका फॉर्मूला अप्लाई करके प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाला, सॉरी इंटरसेक्शन निकाला। क्या निकाला? इंटरसेक्शन। फिर इंटरसेक्शन की वैल्यू यहाँ पे यूज करी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी है, बी भी और इंटरसेक्शन भी है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे बी कॉम्प्लीमेंट अपॉन ए कॉम्प्लीमेंट, इसकी वैल्यू पूछी थी, और ये वो वाला कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो बेसिक फॉर्मूला तो क्या लगेगा? बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट के साथ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, है ना? Yes, sir. sir, बेसिकली अब इसको आप चाहो तो बेस उसमें वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, सेट का बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन है, इसको बी यूनियन ए का होल डैश लिख सकते हैं, Yes, sir. yes, sir, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश। अब चाहो तो होल डैश को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, है ना, डिवाइडेड बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। क्या बात क्लियर है? बोलो, क्या ए यूनियन बी निकाल सकते हो? हाँ निकाल सकते हैं, है ना? ए यूनियन बी का बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, सारा सिखा रखा है, बोलो कर लोगे कि नहीं? Yes, sir. यहाँ पे आप ए यूनियन बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, यहाँ पे वैल्यू रखोगे, दोनों से आंसर आ जाएगा। बस कहने का मतलब ये था कि बेसिक फॉर्मूला अप्लाई कर देना, बी कॉम्प्लीमेंट ये अपॉन ए जो कॉम्प्लीमेंट्री है इसमें प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी यूज की गई है। हाँ अभी जो सिखाया था बस वही प्रॉपर्टी यूज करिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एस अकर, अभी जो फॉर्मूला आपको बताया था ये फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी एस अकर, जो भी पूछते हैं उन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ये फॉर्मूला अप्लाई किया गया। ये फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट। यहाँ पे भी डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट्री आपको दिया है, जल्दी जल्दी अप्लाई करो। बताओ कितना आ रहा आंसर? चाहो तो डायग्राम बना लो, नहीं समझ में आता है तो वेन डायग्राम से भी चीजें हो सकती है। बताओ, बेसिक फॉर्मूला अप्लाई करो, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस गिवन दिस ऐसा कर, तो ऊपर क्या लिखेंगे? इन दोनों का इंटरसेक्शन, है ना? बोलो ऊपर क्या लिखते हैं? इन दोनों का इंटरसेक्शन डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नीचे लिखा उसकी प्रोबेबिलिटी। यही फॉर्मूला अप्लाई करते हो? बोलो। यस सर। ठीक है, अब देखो अगर वेन डायग्राम से भी इसको देखे ध्यान से, ये जो चीज गिवन है 0.5, इसका मतलब क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मतलब क्या है? ओनली ए वाला हिस्सा, ए में ए का इंटरसेक्शन बी नॉट। अब बी नॉट मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, उसमें ए का इंटरसेक्शन मतलब ये वाला हिस्सा, है ना? इसकी वैल्यू मुझे कितनी गिवन है? 0.5। वेरी गुड। और बोला कि अब अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट दिया था तो उससे मैंने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाले 0.7, तो मतलब इस पूरे सर्कल के लिए 0.7 है। Yes, sir. उसमें से ये वाला हिस्सा कितना होगा बचा हुआ? 0.2 0.2, मतलब ये बीच का हिस्सा कितना हो जाएगा? 0.2। वेरी गुड। इसके अलावा मुझे क्या गिवन है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन थी, तो अगर पूरे बी की और ये 0.2 तो ये भी बचा हुआ भी 0.2 होगा, है ना? Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो ध्यान से क्या क्या चीजें पूछी गई है। पहले तो ये देखते बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4 है ना, तो इंटरसेक्शन 0.2 तो बचा भी तो 0.2 होगा। क्लियर है? हाँ। अब देखो ध्यान से बची हुई इस चीजें, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी बार। अच्छा ए यूनियन बी बार का मतलब क्या है? ए का यूनियन बी नॉट से, मतलब ए तो लेना ही है, B, है ना? यही दिया था ना क्वेश्चन में, ए इंटरसेक्शन और आ रहा है, मतलब बाकी बी नॉट। पहले तो ये देखो, पहले तो ये देख लेते हैं, ए यूनियन बी बार, डिनोमिनेटर में तो यही था ना, है ना? बोलो। sir, यस सर। तो पहले मैं ये देख रहा हूँ कि ए यूनियन बी बार क्या है, तो ए का ए तो लेना ही है, उसके साथ साथ क्या लेना है? बी बार। तो देखो ए तो आपको पूरा लेना ही है, और उसके साथ साथ बी बार मतलब बी सबको छोड़ के उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है? बी के साथ। तो क्या आंसर आएगा? क्या हिस्सा आएगा? देखो
पहले मैं इसको ब्लू इस वाले को ऑरेंज से कर रहा हूँ, ए यूनियन बी बार, तो ए वाला हिस्सा और बी बार वाला हिस्सा, मतलब ये बी को छोड़ के सब कुछ, और इन दोनों का यूनियन, इन दोनों का यूनियन मतलब ये भी लेना है और वो भी लेना है, हाँ है ना, आ रहा है समझ में? तो ये मैंने जो लाइनिंग बनाई ये वाला सारा हिस्सा मेरा, ये वाला, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ है? बी के साथ। अब इसका जब इंटरसेक्शन बी के साथ लें तो इंटरसेक्शन में बताओ क्या आएगा? इनका 0.2 इंटरसेक्शन वाला part। ये वाला हिस्सा आएगा, हाँ है ना, Yes, sir. इंटरसेक्शन में, ठीक है। तो न्यूमरेटर में क्या आएगा? 0.2, हाँ है ना, और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, मतलब 0.8 ये बचा हुआ हिस्सा, बचे हुए 0.8 सर। हाँ, क्या क्या आ जाएगा? अब देखो वो कैसे निकालोगे? 0.6 प्लस के 0.2। ठीक है, उसके लिए बाहर वाला हिस्सा भी निकालना पड़ेगा, हाँ है ना, ठीक है। ये ए, ये पूरा बॉक्स, अच्छा यूनियन कितना आ रहा है बोलो? इन तीनों को ऐड कर दोगे, हाँ है ना, 0.9, यूनियन कितना आ रहा है? 0.9, तो ये बाहर वाला हिस्सा कितना होगा? 0.1, टोटल 1 होना चाहिए, क्लियर है? बी का तो अलग है, ठीक है, नहीं आ रहा समझ में? बी का तो No, sir. हटा देना था ना हमें। सर ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली आपने, बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ये वाली चीज दोबारा बता दो। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा, ए यूनियन बी और इसका, इन दोनों का इंटरसेक्शन कौन सा हिस्सा होगा ये पता करा। आपको ए यूनियन बी बार का मतलब समझ में आ रहा है? ए का यूनियन बी बार के साथ लेना है, ए मतलब ए पूरा लेना है ना, यस बोलो सर। ए यूनियन बी बार मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, तो बी को छोड़ के सब कुछ मतलब बाहर वाला हिस्सा हो जाएगा सारा, यस सर। ठीक है। अब इन दोनों का यूनियन मतलब ये जो ब्लू व्हाइट से मैंने लाइन बनी, ये सारा आ गया, ये वाला हिस्सा। अब इसका इंटरसेक्शन बी के साथ, अब बी के साथ इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो कौन सा कॉमन पार्ट आ रहा है? 0.2 मतलब। 0.2 वाले ही आ रहा है ना, ये कॉमन हिस्सा है, हाँ है ना, यस सर। ठीक है। अब नीचे क्या गिवन है आपको, जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, ये कैसे पता करेंगे? कहीं ना पहले कहीं 8 निकाल लेते बी बार निकाल लेते हैं और फिर ए और हैं, बी का जो यूनियन वाला। इंटरसेक्शन है वो और जुड़ जाएगा। एक सेकंड, इसके डायग्राम को हटाने दो मुझे। देखो ध्यान से, अगर इसको फॉर्मूले से निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार, तो फॉर्मूले से क्या आएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार माइनस इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है। अपने कहीं गलती तो नहीं करी? कोई कैलकुलेशन में को चेक करना, आंसर क्या आ रहा है? आंसर 1/4 आया। 1/4 आ रहा है 1/4 आ रहा है, सर। तो आपने फॉर्मूले से निकाला है फिर कोई और तरीका अपनाया? सर इसमें फॉर्मूले से नहीं अपनाया सर, जो 0.2 वाला पार्ट है ना हाँ हाँ, बी का, वो हटा दिया। बी बार निकालना था तो बी को हटा के बाकी सारा पोर्शन जो है 0.6 होगा, और ए और बी के बीच में मतलब एक ही पार्ट कॉमन में है जो है देखो सुनो मेरी बात, 0.2। ये अपन अगर नॉर्मल भी जाए तो भी आंसर मैच करना चाहिए। देखो ये जो नीचे वाला हिस्सा, इसको आप 4 हिस्सों में बांट दो, ठीक है, इतना कॉम्प्लेक्स है नहीं है जितना अपन बना रहे। रुको छोड़ो, एक काम करो, इसको ABCD नाम दे दो, फिर मुझे बताओ क्या क्या चीजें थी अपने पास। ये सेट ए, ये सेट बी, ध्यान से समझना फटाफट। इसको जैसे अपन हर बार करते हैं, इसको 4 हिस्सों में मैं बांट रहा हूँ, ए बी, ये वाला हिस्सा सी, ये वाला हिस्सा डी, ठीक है। अच्छा अभी अपन को क्या, अपन ने ए निकाल लिया था, कितना था ये ए, याद है? 0.5 0.5, ठीक है। और ये जो बीच में सी था ये था 0.2, 0.2 था सर। बी था मेरा 0.2 और डी मेरा है तो 0.1। ये आया था सब कुछ,
ठीक यस है, सर। हाँ। Yes. अपन को जो पूछा था, अपन को क्या पूछा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब एक बार में सब लोग समझ लेना ध्यान से, बी गिवन ए यूनियन बी बार हैज अकर्ड, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा हिस्सा आएगा ये देखना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन, बी का इंटरसेक्शन लेना है मुझे ए यूनियन बी बार के साथ, और ये अभी मैंने आपको बताया था, है ना, और नीचे है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बार। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है, अब ये वाला जो इंटरसेक्शन अभी अपन ने बताया था, ये जो डायग्राम में ये कौन सा आएगा, सी वाला हिस्सा, यस सर। और ओके, और नीचे क्या बनेगा, ए यूनियन बी बार, तो ए यूनियन बी बार में क्या क्या आएगा, ए प्लस सी प्लस डी। हाँ नीचे क्या आ जाएगा, ए प्लस सी प्लस डी, है ना, यस ठीक है, आप बस वैल्यू पुट अप कर दो। ए, अब देखो ए यूनियन बी बार अभी अपन ने देखा था, ए का यूनियन लेना है बी बार के साथ, मतलब बी बार को तो छोड़ना है और उसका ए भी लेना है, तो आप ए सी और डी ये तीनों चीजें आ जाएगी, मतलब बी को छोड़ के सब कुछ, है ना, ओनली बी को छोड़ के सब कुछ। तो अब इनकी वैल्यू पुट अप करोगे तो यहाँ पे आएगा 0.2, और इन तीनों का एडिशन एक बार कर देना, 0.5 0.8 0.2 प्लस कितना है 1, यस सर 0.1 ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.8, तो कितना आ रहा है 1/4। 1/4। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, ऐसे डायग्राम बना लिया करो, कंफ्यूजन हो तो यहाँ तक है, ये थोड़ा बहुत आपको बस प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए था, जेई में से फिर आने नहीं वाले इतने बेसिक, ये सिर्फ ये था कि आप एक बार फॉर्मूला समझ लो, वेन डायग्राम में कभी अगर ऐसा यूज होता है तो इस तरह से अप्लाई कर दो। समझ में आया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी? यस सर। सर वेन डायग्राम का कब कौन सा ठीक है। लेक्चर है आपका, कोई क्या हो गया? 11th का कोई वेन डायग्राम पे लेक्चर है आपका? वेन डायग्राम पे सेट्स में होगा, देख लेना बिटली लिंक पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो ध्यान से यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड, ये तो अभी अपन ने पढ़ा, अब इसी से मल्टीप्लिकेशन थ्योरम आई है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। Probability of A. क्लियर है, ये अपन ने फॉर्मूला पढ़ा। अब यहाँ से इन्होंने एक चीज और निकाली, क्या, देखो ध्यान से, यहाँ से इसको डिवाइड को उधर जाकर मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए का फॉर्मूला मेरे पास बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है ना, क्लियर है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और इसी को बोला गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, इसी को बोला गया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, ठीक है। अब इसको पढ़ने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से, तो बेसिकली मैंने निकाला क्या, अब इसको कैसे पढ़ेंगे अपन, ये तो फॉर्मूला डिराइव कर दिया, पढ़ने का तरीका क्या होगा, अगर दो का इंटरसेक्शन का मुझे फॉर्मूला पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन है, तो इसको ऐसे निकाल सकते हैं अपन, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैंने लिख दी पहले ए लिख दी मान लो फॉर एग्जांपल, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब ए के बाद किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए ऑलरेडी हो चुका है, ये ऑलरेडी हमने फिर इस तरह के क्वेश्चन पहले कर रखे हैं डायरेक्टली। अगर मान लो ऐसा भी पूछता है, चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी है सकट, मतलब जो ऑलरेडी अपन पहले लिख रहे हैं उसको बाद में, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए है सकट। आ रहा समझ में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम बोलते हैं इसको, एक एक करके प्रोबेबिलिटी क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, इंटरसेक्शन में पूछा है तो पहले इसकी प्रोबेबिलिटी इनटू इसकी प्रोबेबिलिटी, तीन अगर एलिमेंट हुए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, अब तीनों की एक एक करके प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले लेंगे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, फिर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए ऑलरेडी हो चुका है, फिर मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ए और बी ऑलरेडी हो चुके हैं, है ना, क्लियर है। तो ये सभी की पहले- प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी जितने एलिमेंट्स लिए इंटरसेक्शन में। हाँ एक मिनट, अभी कंफ्यूज मत हो, यहाँ पे अभी सुनो ध्यान से, पहले पूरे थ्योरम पूरा एक कॉन्सेप्ट सुना करो, उसके बाद फिर ना डेवलप, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा, पूरी बात सुनो पहले। यहाँ पे बेसिकली करा क्या है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मतलब एक एक करके प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब तीन तरह के इवेंट हो, चार तरह के इवेंट हो, या पांच तरह के इवेंट हो, उन सबका इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछिए तो एक एक करके क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी ए एंड बी बोथ हैज अकर्ड, ठीक है। जैसे दो में अप्लाई किया वैसे तीन में अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसका एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, तब जाके समझ में आएगा। खैर ये पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं रहती है, ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट आप पहले से अप्लाई करते आ रहे हो, आपने जो 9 10th में क्वेश्चन भी किए ना, वहां पे भी ऐसे अप्लाई करते थे, लेकिन बस इसको टेक ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है कि अगर इस तरह से होता है तो कैसे अप्लाई करते हैं। अब देखो ध्यान से यहाँ पे, अब बैग कंटेन 20 बॉल्स, एक बैग के अंदर 20 बॉल है, उसके अंदर 8 रेड है, 12 ब्लू है, ठीक है, बस हाँ हो गई 20 बॉल। 3 balls आर टेकन 1 by 1, एक एक करके 3 बॉल्स निकाली,
विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब पहली बॉल निकाली, उसको साइड में रख दिया, फिर दूसरी बॉल निकाली, उसको साइड में रख दिया, मतलब अंदर वापस नहीं रखा, साइड में रखते गए, फिर तीसरी बॉल निकाली, एक एक करके 3 बॉल निकाली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट फर्स्ट एंड सेकंड आर ब्लू एंड थर्ड इज रेड। हमको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि भाई पहली 2 रेड हो और जो थर्ड बॉल हो वो ब्लू हो, इसके होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब ये काम हो इसके कितने चांसेस है। एक बैग में से एक बैग क्या हो गया, फर्स्ट 2 ब्लू है फिर लास्ट वाला रेड है। हाँ ठीक है, फर्स्ट 2 ब्लू कर लेना, फिर लास्ट वाला रेड कर लेना। तो बेसिकली हमको ये बोला गया है कि एक बैग जिसके अंदर 20 बॉल है, 8 रेड 12 ब्लू, उसमें से 3 बॉल निकाली गई है, पहली 2 ब्लू बने, तीसरी रेड आए, ये प्रोबेबिलिटी हमको पूछी गई। तो सिंपल अगर बेसिक कंसेप्ट अपना है तो देखो, पहली बार ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 12/20। है ना। दूसरी बार ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 11/20। 19, एक बॉल कम हो गई ना अब। और तीसरी बार रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/18। अब ये हम अप्लाई करते थे, है ना। पहली बार ब्लू के फेवरेबल कितने 12, टोटल आउटकम कितने 20। अब फिर वापिस से ब्लू चाहिए तो एक ब्लू ऑलरेडी कम हो चुका, अब फेवरेबल कितने हो गए 11 और टोटल बॉल कितनी बची 19। अब रेड चाहिए तो फेवरेबल हो गए 8, टोटल बॉल कितनी बची 18। इन तीनों को आपस में क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। और बेसिकली ये क्या, ये एग्जांपल है टोटल मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का ही। इसमें अगर मैं आपको ये बोलूं कि इवेंट ए को मैं डिफाइन करता हूं ऐसे कि मान लो, दूसरा तरीका क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तो इवेंट ए को डिफाइन करता है कि फर्स्ट बॉल, समझने के लिए समझा रहा हूं, एक बार समझ लो बस फटाफट। फर्स्ट बॉल इज ब्लू, इवेंट ए हो गया। इवेंट बी में डिफाइन करता, सेकेंड बॉल जो होगी वो भी ब्लू है, और इवेंट सी को मैं डिफाइन करता, थर्ड बॉल इज रेड। क्लियर है। और मुझे पूछा क्या था क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसको मैं कैसे निकालता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है ना, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ए हो चुका, मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, ए और बी दोनों हो चुके हैं, है ना। ये फॉर्मूला होता है और निकालने का तरीका वापस यही रहता है, ये आपका आंसर आता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं क्या, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, कि एक के बाद एक प्रोबेबिलिटी निकालो। अब कभी कभी क्या होगा कि मान लो ये एक दूसरे पे डिपेंड ना कर रही, अगर इसी क्वेश्चन में ये होता कि विद रिप्लेसमेंट, क्या होता, विद रिप्लेसमेंट। हाँ, अब विद रिप्लेसमेंट मतलब इसका मतलब ये है, ध्यान सुनते जाना, कि आपने बॉल निकाली, चेक किया, वापस अंदर रख दी, फिर सेकंड बॉल निकाली, चेक किया, वापस अंदर रख दी, थर्ड बॉल निकाली, चेक किया, वापस अंदर रख दी। मतलब हर ड्रॉ के बाद आपने बॉल देखा, फिर वापस उसको अंदर रख दिया, फिर से बॉल निकाला, फिर से अंदर रख दिया, फिर से बॉल निकाला, फिर से, मतलब तीन का सेट अपन निकालते गए। विद रिप्लेसमेंट मतलब बॉल निकालने के बाद वापस बैग के अंदर रख दी। अब यहाँ पे अगर विद रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन आता, अब ब्लू और रेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या लिखते हैं, पहली बार ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी बोलो 12/20। 12/20, सेकंड बार ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी 12/20। वापस टोटल नंबर ऑफ बॉल 20 हो गई, और लास्ट बार रेड आने की प्रोबेबिलिटी 8/20। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे जो भी इवेंट हो रहे हैं वो पिछले इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं, जो भी इवेंट यहाँ पे हो रहे हैं वो पिछले इवेंट पे डिपेंड नहीं कर रहे। मतलब यहाँ पे डायरेक्टली क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। मतलब जो भी मैं इवेंट बी और सी कर रहा हूँ वो पिछले इवेंट ए पे डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने क्या करा, बॉल निकाली, वापस चेक करके अंदर रख दी। तो अब जब मैं बी वाला इवेंट परफॉर्म कर रहा हूँ तो ऑलरेडी मेरे पास 20 बॉल ही है, मतलब जैसा पहली कंडीशन थी वही कंडीशन अभी भी है। जब इवेंट आप सी परफॉर्म करोगे तो वहां पे भी कंडीशन क्या है, सेम, अभी भी कितनी बॉल है, 20 बॉल। तो ये वही तरीका हो गया आपको जो मैंने पहले बताया था, इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब क्या हो जाएगा कि वो डिपेंड एक दूसरे पे नहीं कर रहा है, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यहाँ पे अगर जब मैं आपको इंडिपेंडेंट इवेंट के बारे में बात करता हूँ कि मैं अगर ये बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी हैज अकर्ड, इसकी डायरेक्ट वैल्यू क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ही होगा, क्योंकि बी पे तो वो डिपेंड कर ही नहीं रहा है ना। अगर ए और बी दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उस केस में मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर ही आएगी, ए के बराबर आएगी, है ना, क्योंकि वो बी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। दो इवेंट इंडिपेंडेंट कब होते हैं, जब वो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। तो अगर इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, मतलब इवेंट ए के होने से बी के होने को कुछ फर्क नहीं पड़ता, बी के होने से ए को होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। नाम से क्लियर है, इंडिपेंडेंट मतलब एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे हैं। तो अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो उनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी जब भी मैं निकालूंगा, जैसे मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी ऑलरेडी हो चुका, तो उस बी के होने से उसको जो फर्क नहीं पड़ता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर ही होगी।
या फिर अगर मैं बोलता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालो, ए हो चुका है, तो अगेन ए के होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो वो अगेन किसके बराबर होगी, बी के बराबर होगी। और अभी अपन ने जो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला पढ़ा था, कि इंटरसेक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से, कि ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए हैज अकर्ड। तो अगर इंडिपेंडेंट है तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो यही रहेगा, और इसकी वैल्यू भी किसके बराबर आएगी, बी के बराबर ही आ जाएगी वापस, है ना। तो अपना इंडिपेंडेंट के लिए कंडीशन क्या आ गई, कि अगर दो इवेंट इंडिपेंडेंट है तो उस केस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो वापस मैं समराइज कर रहा हूँ, बस सुनते जाना, अभी बीच में ये मत सोचना कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक बार पूरा समराइज कर लो फिर बोलना। तो अब तक अपन ने क्या सीखा, ध्यान सुनो, तीन चीजें पढ़ी अभी तक अपन ने। सबसे पहले पढ़ी कंडीशनल थ्योरम। कंडीशनल थ्योरम का मतलब ये था कि अगर किसी एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो दूसरी हो चुकी है, तो कंडीशनल थ्योरम अपन ने पढ़ी, तो उसका फॉर्मूला क्या बना हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी हैज अकर्ड। तो इसका फॉर्मूला आपका बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये हमने फॉर्मूला भी देखा, कैसे आया वो भी समझ लिया। इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमने पढ़ा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। क्या पढ़ा, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में हमने ये पढ़ा कि अगर इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पूछते हैं, जैसे मुझसे पूछा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कैसे निकालूंगा, एक एक को मल्टीप्लाई करूंगा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, गिवन ए हो चुका है तो गिवन ए हैज अकर्ड, ये वाला। और ये आया कैसे, इसको उधर भेज दोगे तो इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बन जाएगा। और थर्ड हमने ये सीखा कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट है, अगर इंडिपेंडेंट है, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, मतलब एक दूसरे पे अगर डिपेंड नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में इंडिपेंडेंट चेक करने का तरीका क्या होगा, उनका इंटरसेक्शन का फॉर्मूला। उनका इंटरसेक्शन का फॉर्मूला कैसा आना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो इसकी वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के बराबर होगी अगर इंडिपेंडेंट है तो। ये तीनों बात समझ में आई क्या? यस सर। ठीक है, ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है कि इंडिपेंडेंट है तो इंडिपेंडेंट की कंडीशन इंटरसेक्शन की वैल्यू ए इंटू बी के बराबर होगी, ये लास्ट क्लास में भी बताया था। और दूसरा आपको इसी से रिलेटेड एक और आया था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो एक्सक्लूसिव के केस में इंटरसेक्शन कितना होता है, पाई। पाई। एक्सक्लूसिव अगर आता है तो इंटरसेक्शन कितना होता है, 5 होता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस पे आता है, पढ़ो ध्यान से इसको। जिसको समझने में अभी डिफिकल्टी हो रही है, घर जाके वापस से इन्हीं क्वेश्चन को दो बार रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है, ऐसा मत सोचना कि कुछ ऊपर से जा रहा है फिर अगर समझने में अभी दिक्कत आ रही है, घर जाके रिपीट करोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन पेशेंस के साथ सुनो ध्यान से। देयर आर 10 कार्ड्स, 10 कार्ड्स हैं जिसके अंदर 5 है, उनमें 5 लेटर पे आई लिखा हुआ है, और 5 है आई एंड 5, और बचे हुए 5 लेटर पे टी लिखा हुआ है। 10 में से आधे लेटर पे आई लिखा हुआ, आधे लेटर पे टी लिखा हुआ है। इसमें से 3 कार्ड निकाले गए, ठीक है, एक एक करके, 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। अगेन विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब एक निकाला फिर दूसरा निकाला फिर तीसरा निकाला, अंदर वापिस अंदर नहीं रखा, एंड केप्ट इन द सेम। निकालने के बाद इसको यहाँ पे रख दिया एक ऐसे ऑर्डर में। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट मेक IIT, मतलब पहले कार्ड पे आई आ जाए, फिर जो सेकंड नंबर का कार्ड है उस पे भी आई है सीक्वेंस में, और तीसरे कार्ड पे टी है। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 5/36। वही करेंगे, पहली बार आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी 5/10। 5/10। सेकंड बाय आई है, इसकी प्रोबेबिलिटी 4/9। और थर्ड बाय टी है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/8। क्लियर हो गया? सर ये इंडिपेंडेंट इवेंट हो गया। अच्छा, ए और बी अगर इंडिपेंडेंट है तो उनके बार ले लो या फिर कुछ भी ले लो, वो सब भी आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट के केस में ए यूनियन बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन, और इंटरसेक्शन का क्या बनेगा, PA into PB। P of A into P of B, है ना। अगर इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा, P of A into P of B के बराबर, है ना। इंटरसेक्शन अब इनकी वैल्यू पुटअप कर दो, तो यहाँ पे वैल्यू पुटअप करोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट, ये 4 ऑप्शन दिए हुए A B C D।
मल्टीपल करेक्ट है। हाँ, करो सब लोग अटेम्प्ट जल्दी से। बी वाला तो होगा। हाँ, जो भी फाइनल आंसर बताओ, ए बी सी डी में से मल्टीपल चॉइस है। ऑप्शन ए यूनियन पूछा है, तो यूनियन चेक करा है क्या, यूनियन कितना आ रहा है? सर 2/3 आ रहा है। अच्छा, तो इसका यूनियन का फॉर्मूला सिंपल वही x प्लस वाई माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई है ना? कोई दिक्कत तो इसमें बोलो? सर तो ये तो अभी अपन ने निकाला तो 2/3 आ रहा यस था। सर 2/3 ऑप्शन ए करेक्ट है। एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के लिए कैसे चेक करेंगे? इंटरसेक्शन मल्टीप्लाई। हाँ, उनका इंटरसेक्शन किसके बराबर होना चाहिए? प्रोडक्ट के बराबर, हाँ है ना? अगर इंटरसेक्शन प्रोडक्ट के बराबर आ रहा है मतलब कैसा होगा? इंडिपेंडेंट। तो इंटरसेक्शन ऑलरेडी कितना गिवन है? 1/6 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कितना है? 1/2 1/3। क्या दोनों इक्वल है? जी सर। तो बी ऑप्शन भी करेक्ट है। बी सही होगा तो सी गलत हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी चेक कर लो। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई। एक्स बार वाई तो कैसे निकालेंगे? बोलो। वेन डायग्राम से निकाले, कैसे निकालें? वेन डायग्राम से निकाल। वेन डायग्राम से निकालेंगे, सब कुछ सीख रखा अपने। तो ऑप्शन नंबर डी चेक करने के लिए देखो फटाफट। ये एक्स मान लिया, इसको वाई मान लिया, तो एक्स बार मतलब एक्स को छोड़ के सब कुछ, एक्स को छोड़ के सब कुछ, उसका इंटरसेक्शन वाई के साथ, तो कौन सा हिस्सा आएगा? सर वाई, अरे वो ओनली वाई वाई आएगा। माइनस एक्स। कॉमन छोड़ के। ओनली वाई, क्या ये वाला आएगा? हाँ है ना? यस सर, ये वाला। एक्स को छोड़ के सब कुछ का इंटरसेक्शन वाई के साथ, ये बेसिक वेन डायग्राम आना चाहिए। एक्स को छोड़ के सब कुछ का वाई के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो सिर्फ ये वाला हिस्सा आएगा। तो ये वाला हिस्सा मुझे निकालना है। अब देख लेते हैं मेरे पास क्या क्या चीजें गिवन है। अच्छा, ये तो निकाल सकता हूँ ना? इसका मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई, है ना? यस सर। वाई में से इंटरसेक्शन माइनस कर दो तो वाई कितना था आपका? 1/3। 1/3 में इंटरसेक्शन 1/6 माइनस करोगे तो वापस कितना आएगा? 1/6। 1/6। वैसे ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन ए और बी आएगा। क्लियर हो गया? सर देखो, इसमें एक ही क्वेश्चन है, सारी चीजें हो गई। वेन डायग्राम भी आ गया, इंडिपेंडेंट वाला क्वेश्चन भी आ गया, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का भी यूज कर लिया उसने। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ो ध्यान से। Four person independently solve a certain problem with the probability of this. Find the probability that the problem is solved correctly by at least one of them. At least one of them. इसका मतलब कैसे निकालें? कोई एक तो मतलब प्रॉब्लम को सही सॉल्व हाँ, कर। टोटल में से नहीं कर रहा हो जो उसको वेरी गुड। नहीं। टोटल में से, टोटल प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होगी। सारी सारे जितने भी अपन अपने पास सब इवेंट होंगे, सबकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 में से कौन सा हिस्सा माइनस कर दें? जिसमें कोई सॉल्व नहीं कर। इसमें कोई सा भी नहीं करता। नो वन सॉल्व द प्रॉब्लम। नो वन सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब चारों के चारों प्रॉब्लम सॉल्व ना करें। नो वन सॉल्व द प्रॉब्लम। टोटल में से वो माइनस कर देंगे जिसमें कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए, तो मेरे पास वही आ जाएगा कि कम से कम एक तो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा ही। तो नो वन सॉल्व द प्रॉब्लम मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट इंटरसेक्शन सी नॉट इंटरसेक्शन डी नॉट, है ना? कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना करें। ठीक है, बोलो। इवेंट ए मैंने मान लिया कि मान लो इवेंट ए मतलब ए सॉल्व कर सकता है, इवेंट बी मतलब बी सॉल्व कर सकता है, सी और डी ये सॉल्व कर सकते हैं। नॉट सॉल्व मतलब
वन में से माइनस कर देंगे। हाँ, उनका नॉट का इंटरसेक्शन ले लेंगे, है ना। Yes, और sir. ये इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। Yes, sir. यहाँ पे तो जो Yes, सोल्व sir. कर देंगे इंडिपेंडेंट है तो उनका इनका होना चाहिए ना। इंटरसेक्शन क्या हो रहा है? 1 माइनस तो उसको करना, इन सबका सम करके माइनस कर दो। हम थोड़ी करेंगे, चार लोगों की बात करिए, हम थोड़ी करेंगे। तो फिर चार लोग सॉल्व कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, 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 एंड आपस में एंड की कंडीशन है, चारों के चारों प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट करेंगे। अब ए बार कितना आएगा? ए की प्रोबेबिलिटी 1/2 गिवन है ना। Yes, sir. 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाय बी बार कितना आ जाएगा? 1 माइनस 3/4. 11। समझ में कि नहीं? अरे बोलो। Yes, sir. Yes, sir. जिसको नहीं समझ में पूछ लेना। हाँ बोलो, क्या हुआ डाउट? बोलो बोलो, जल्दी बोलो, कोई डाउट है क्या? No, sir, नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो क्वेश्चन था एटलीस्ट वन ऑफ देम द सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आपने सही तरीका अपनाया कि भाई 1 में से वो कर दे माइनस, की कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए। तो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व ना कर पाए, इसकी प्रोबेबिलिटी हमने माइनस कर दी। क्या कर दी? माइनस। क्या बोल रहे हो? क्लियरली बोलो, आवाज नहीं आ रही है। कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, No, नेक्स्ट पढ़ो और सॉल्व करो। सर 37/100। ठीक है, देखते हैं आंसर क्या रहा। ध्यान से सॉल्व करो दोनों पार्ट और अपना आंसर क्रॉस चेक करो। हो गए दोनों। ठीक है, बाकी लोग भी जल्दी ट्राई कर लो। ठीक है, चलो हो गया टाइम। मान लो मैंने यहाँ पे दो इवेंट डिफाइन कर लिए, E1 और E2। E1 मतलब मैंने ये अज्यूम कर लिया कि मान लो A प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, E2 मतलब B प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। मुझे एक क्वेश्चन को पढ़ के बताओ, फर्स्ट पार्ट में आपको क्या पूछा गया? प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? सर इंटरसेक्शन पूछा। दोनों करते हैं। नहीं प्रॉब्लम, अरे प्रॉब्लम इंटरसेक्शन थोड़ी होगा। एक क्वेश्चन मैंने दिया, मान लो A सॉल्व कर ले, B सॉल्व नहीं कर पाए, फिर भी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना। लेकिन है ना? दोनों में से यूनियन भी कर दे बस, कर दे बस। बेसिकली मेरे को एक प्रॉब्लम को सॉल्व करवाना। प्रॉब्लम सॉल्व कब होगा? जब दोनों में से या तो A कर ले, या तो B कर ले, या तो दोनों कर ले, है ना। आइदर A और आइदर B या फिर बोथ। प्रॉब्लम कब सॉल्व हो जाएगा? जरूरी थोड़ी क्या का मान लो दोनों को ही सॉल्व करना पड़े, कोई एक भी कर देगा तो भी उसका आंसर आ जाएगा, दूसरा नहीं भी कर पाएगा। आ रहा है समझ में? बोलो। Yes. तो आपको क्या पूछा गया? इसलिए मैंने इवेंट डिफाइन किया, E1 यूनियन E2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? बोलो। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। अच्छा मुझे बताओ, E1 ए प्रॉब्लम सॉल्व करे, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है?
0. यही प्रॉब्लम सॉल्व करे, ये 0.9 90%, बी सॉल्व कर ले, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.7 है ना। 0. अच्छा, तो इसकी वैल्यू लिख देते हैं, तो 0.9 प्लस 0.7। अब ये इंटरसेक्शन कैसे निकालें, Yes, sir. बोलो। दोनों की प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, इंडिपेंडेंट है ना, चेक करो। अब देखो E1 और E2 ये एक दूसरे पे डिपेंड थोड़ी करते, दोनों अलग अलग बच्चे हैं, कोई करे नहीं करे उसको उससे थोड़ी मतलब है ना, तो दोनों इंडिपेंडेंट है। अरे सर, बोलो, क्वेश्चन में दिया नहीं, बस बायोलॉजिक तो समझ सकते हो ना कि दोनों तो इंडिपेंडेंट है। क्लियर है, वो इस पे थोड़ी डिपेंड। E2 प्रॉब्लम सॉल्व करे, उसका E2 अपना खुद का दिमाग लगाएगा ना, E1 का दिमाग थोड़ी लगाएगा, तो दोनों इंडिपेंडेंट है, तो इंडिपेंडेंट के दोनों की प्रोबेबिलिटी का क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, हाँ है ना। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 1.6 माइनस 9 7 63। ठीक है, इससे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 0.97। हाँ जो भी आएगा। क्लियर है, 0.97. सर ये तो सर, पीछे जैसे क्वेश्चन उससे आ ही रहा था, मतलब 1 में से जो ये सॉल्व नहीं कर पाते वो करा, तो वो आंसर आ रहा है 0.97। हाँ एक ही बात है, आप बेसिकली यूनियन निकाल रहे हो, मैं यूनियन निकाल रहा था, आपने क्या करा, तू पूरे में से यूनियन माइनस कर दिया। सर फर्स्ट आपने वाले पार्ट हाँ, हाँ, बोलो। में सर, यहाँ पे अगर हम रैंडमली सेलेक्ट किया, तो सर अगर हम लेट करें कि ए ने सॉल्व कर ली, बी ने नहीं की, लेकिन सर मैं रैंडमली सेलेक्ट किया तो बी वाली बुक सेलेक्ट हो गई, तो उसमें तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी ना, तो इंटरसेक्शन नहीं लेना चाहिए। एक मिनट रुको, ए कैन सॉल्व 90% ऑफ अ प्रॉब्लम। एक ही बुक है, दो बुक थोड़ी है इन अ गिवन बुक। एक बुक है सर, बुक का जिसमें नाम दो है पर्सन है, A ए और और बी। आपने क्वेश्चन गलत पढ़ा, दो बुक थोड़ी है। अच्छा ठीक है सर। नेक्स्ट, बी ऑप्शन सेकंड पार्ट पढ़ो। ओनली वन ऑफ द ए और बी सॉल्व द प्रॉब्लम, इसका मतलब क्या, कौन सा हिस्सा पूछा है सेकंड पार्ट में। सर ए दोनों में कर सकते, एक कोई करना भी। है। कोई भी एक करे, हाँ है ना। सर अच्छा, ओनली वन ऑफ द ए और बी सॉल्व द प्रॉब्लम। तक मैं डायग्राम बनाऊं, अगेन इसको नाम दूं ए बी सी डी, 4 प्रोबेबिलिटी। तो आपको बताओ सेकंड पार्ट में किस किस की पूछी प्रोबेबिलिटी। सर A और B। ए प्लस बी है ना। सर ठीक है, या मतलब बेसिकली ओनली ए वाला हिस्सा, ओनली ए और ओनली बी, मतलब कौन सा हिस्सा पूछा आपको, ये वाला हिस्सा टोटल, ये वाला हिस्सा पूछा। क्लियर है सबको, है ना। सर ठीक है, सर C वाला छूट जाएगा। सी वाला थोड़ा तुम और है ना, ओनली वन, दोनों को नहीं करवाना। क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, क्यों नहीं सी वाला थोड़ी लेंगे, सी वाले में तो दोनों सॉल्व कर पा रहे हैं, अपन को क्या चाहिए, ओनली वन। ठीक है, Okay, तो ए और सी, ए और बी, तो ए वाला निकालना बी वाला निकालना, दोनों को ऐड। अच्छा ए कैसे निकालेंगे बताओ, ए की वैल्यू Probability of सर A 0.9 minus probability of पूरे intersection of सर्कल A में से and B. इंटरसेक्शन माइनस कर दोगे। सर पूरे सर्कल में, पूरे सर्कल की वैल्यू 0.9 है इवन की, इस पूरे इवेंट की सर्कल 0.9 है, और इंटरसेक्शन अभी अपन ने निकाला 0.63। तो ए निकालने के लिए 0.9 में से 0.63 माइनस कर देंगे, बी निकालने के लिए पूरे सर्कल बी में से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, है ना। सर हो जाएगा सॉल्व क्वेश्चन। यस यस सर। नेक्स्ट, प्रॉपरली ढंग से पढ़ो पढ़ो और सॉल्व करो। कभी भी क्लास जब चलती है ना, तो स्टार्टिंग में टफ लगता ही है, क्लास के एंड तक आते आते 5-6 क्वेश्चन जब सॉल्व हो जाते तब जाके चीजें थोड़ी आसान रहती है। होता क्या है, स्टार्टिंग से अपन डाउट क्लियर कर लेते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और आधे लोग क्लास छोड़ के भाग जाते हैं कि अपन को समझ में नहीं आएगा। पेशेंस रखा करो लास्ट तक। चैप्टर आसान होता तो फिर तो क्या बात थी, चैप्टर इसको वन ऑफ द टफ चैप्टर में कहलाते हैं। प्रोबेबिलिटी हो गया, ये चैप्टर में से टफनेस लेवल बहुत अच्छा आता है जेई का। ठीक है, तो इसमें आपको बहुत पेशेंस रखना होगा। अगर आपके पुराने कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पुरानी कोई बेसिक चीजें यूज हो रही नहीं समझ में आ रहा है, तो पेशेंसली उसको सुनो, घर जाके 2-3 बार रिपीट करो और क्लास के एंड तक वेट करो, तो समझ में अपने आप आने लग जाए। आ रहे हैं क्वेश्चन समझ में धीरे धीरे, हाँ है ना। यस सर। ठीक है, 3 students appear at an exam of JEE Advanced with the probability of success 1/3, 1/4 and 1/5 respectively. उनकी तीनों की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी गिवन है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस ऑफ एटलीस्ट 2। 3/5। देखते हैं, एटलीस्ट टू का मतलब कम से कम 2 की सक्सेस मिले, है ना। तीन स्टूडेंट है, कम से कम 2 सक्सेसफुल हो, एटलीस्ट 2। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे केसेस बन सकते हैं कि सर ये टोटल में से तीनों फेल हो जाए वाला माइनस कर देंगे ना। अच्छा ये करोगे क्या, टोटल में से तीनों फेल हो जाए, क्या इससे आंसर सही आएगा क्या, वो वाले केस बचेंगे जिसमें कम से कम 2 सक्सेस हो रहे हैं।
ऐसा एक तो फेल सर हो एटलीस्ट 2 बोला है ना, तो नहीं आएगा उसमें। एक पास हुआ, ये वाला भी तो बच गया ना। हाँ सर, हाँ, दो वही है नहीं ना सर, इसमें, वन तो वन है में से एक फेल हो जाए बस। बिल्कुल बिल्कुल नहीं कर सकते मैं। अगर टोटल में से ये माइनस कर दो, तीनों फेल हो जाए, उसमें वो वाला केस भी काउंट हो जाएंगे वन। जिसमें एक पास हो जाए, दो फेल हो जाए, हाँ है ना, हाँ वो मुझे सर। नहीं चाहिए। ठीक है, हाँ अब सोचो और क्या करें फिर। देखो जल्दबाजी में गलती करवा दी। एटलीस्ट 2 बोला, 3 लोग हैं यहाँ पे, ध्यान रखो 3 स्टूडेंट है। चलो करो ट्राई आप लोग, आंसर निकालो। इसलिए कहा जल्दबाजी नहीं करने का। +4 की जगह -2 आएगा। करो सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना है। जिसका आ जाए आंसर बता देना क्या आ रहा है, उस कॉन्फिडेंटली जवाब देना। बेसिक अप्लाई करो, हो जाएगा सॉल्व। फाइनल कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। मान लो 3% ABC। बोलो, आया किसी का आंसर? ट्राई कर रहे हो? आया ना? यस ठीक। सर 1/6 आ रहा है क्या? हाँ वेरी गुड, सही है। बाकी लोग भी सोचो जल्दी से। चलो करते हैं। एटलीस्ट 2 सॉल्व, एटलीस्ट 2 सॉल्व मतलब या तो 2 सॉल्व कर लें, एक फेल हो जाए, या तो तीनों सॉल्व कर ले। या तो तीनों ये सॉल्व कर दे, 0 फेल आ जाए। हाँ, तीनों सॉल्व हो जाए तो एक ही बात हो गई, तीनों सॉल्व हो जाए, ये 2 केस बनेंगे, हाँ है ना। यस सर। एटलीस्ट 2 मतलब या तो कोई 2 सॉल्व कर ले। अच्छा, अब 2 सॉल्व कर ले, अब यहाँ पे भी पर्सन तो 3 डिफरेंट है ना। अब कोई 2 सॉल्व कर ले, एक फेल हो, अब एक फेल में या तो ए फेल हो सकता है, बी फेल हो सकता है, सी फेल हो सकता है, हाँ है ना। यस सर। तो ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सोचते हैं। तो इसमें क्या क्या आ सकता है कि मान लो ए फेल हो जाए, बी और सी पास हो जाए, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, है ना। या तो ये होगा, या फिर अगेन प्लस, या फिर क्या हो जाए कि बी फेल हो जाए, ए और सी पास हो जाए, है ना। या फिर सी फेल हो जाए, ए और बी पास हो जाए। तो ये तो पहला पार्ट आया, क्लियर हुआ। और लास्ट आपका जो था कि तीनों के तीनों सॉल्व कर ले, तीनों के तीनों सॉल्व कर ले मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। वेरी गुड। अगेन कोई भी पर्सन तो किसी और पे डिपेंड तो नहीं करता ना, सब अपना अपना दिमाग लगाते हैं, तो सब इंडिपेंडेंट है यहाँ पे। बोलो इंडिपेंडेंट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो इंडिपेंडेंट की यही खासियत है, तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया ना कि इंडिपेंडेंट है तो इंटरसेक्शन प्रोडक्ट के बराबर आता है। तो यहाँ पे यही खासियत है, क्वेश्चन में मेंशन नहीं करेगा भाई इंडिपेंडेंट, खुद का लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। इंटरसेक्शन किसके बराबर आ जाएगा? प्रोडक्ट के बराबर। तो जितना भी ये सब इंटरसेक्शन प्रोडक्ट के बराबर कर देंगे। अब इनकी वैल्यू प्रोडक्ट कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। तो ए बार 2/3 मल्टीप्लाई बाय बी इंटू सी 1/4 इंटू 1/5
प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी बार इंटू सी, चेक कर लेना कैलकुलेशन, ए इंटू बी इंटू सी बार और तीनों का प्रोडक्ट। बताओ कितना आ रहा है? सर कर लोगे सॉल्व? 10, हाँ 1/6 ही आएगा सर। हाँ 1/6 आंसर की में तो यही दिया है, अब पता नहीं, देखो आप क्रॉस चेक कर लेना मेरा आंसर सही है गलत। नहीं सर यही आया है। ये ठीक है, कोई डाउट है किसी को तो पूछ लो, एनीवन जल्दी से। नहीं है? आगे बढ़े, आगे बढ़े। हाँ या यस ना? सर। यस सर। सर इसको वेन डायग्राम से कर सकते थे क्या? वेन डायग्राम से 3 सेट बनाने पड़ते हैं। हाँ कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, लेकिन हो सकता है, देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, वेन डायग्राम में 3 हिस्से हैं, तो 3 हिस्सों के लिए बहुत सारी चीजें बनती थी अननोन्स। 2 में तो कोई दिक्कत नहीं है, ए बी सी डी ई एफ जी आई ये सारे मानने पड़ते हैं आपको, क्लियर है? ठीक है, उससे अच्छा मैंने क्या करा, ये निकाल लिया, है ना? दो तक ठीक है, 2 तक निकालने में दिक्कत नहीं आती है। चलो, क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं आ रही थी ना, क्योंकि यहाँ पे 4 ही केस बन रहे थे, तो 4 ही केस बना के हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो ये ज्यादा आसान है, इसमें कम टाइम जाएगा। अगला पढ़ो। ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन है, शांति से सोच समझ के करो और फाइनल आंसर बताओ कितना आएगा। सर ये क्वेश्चन कैसे लिए है? पढ़ो पढ़ो, ढंग से करो, गलती हो सकती है इसमें। अच्छा, आप में से अभी भी कोई है क्या जिसने फॉर्म नहीं भरा? एनीवन? रजिस्ट्रेशन फॉर्म जेई का? नहीं सर ऐसा कोई नहीं हुआ शायद। अच्छा, लास्ट डेट क्या है इसकी जेई की? 30 तारीख। 30 तारीख है ना, 2 ही दिन बाकी, तो ऐसा कोई मतलब हो अभी भी तो कुछ ज्यादा इश्यू हो तो पहले कॉल करके बात कर लेना, लेकिन अगर नहीं भर रहे हो या फिर कोई दिक्कत आ रही है तो अब तक भर देना। और सर भरने में मेरी कोई कल तक दिक्कत थी लेकिन आज सॉल्व हो गई, वो हाँ, पेमेंट नहीं शो हो रहा था। अच्छा कौन सुने ना, क्या किसने बोला? अर्चना सर। ठीक है ठीक है, फिर भी मैं कल एक बार क्रॉस वेरीफाई करूंगा कि भाई किन किन का फॉर्म हुआ, किस किस का नहीं हुआ, और जिसका अगर नहीं होगा तो एक बार वो कॉल करके उनको समझा देंगे। पर ये फॉर्म तो फिलअप कर देना, तैयारी कैसी भी हो फॉर्म फिलअप करना है सबको। खाना हो गया सबका? अभी नहीं सर, नहीं क्लास के सर, बाद रात को जाएंगे खाएंगे। खाने। अरे पहले ही खा लिया करो ना, बीच में 6-7 बजे की आदत बनाओ अब थोड़ी। 7 बजे सर यस सर मैं तो खा लेती हूँ, मतलब देखो अभी ना थोड़ा जेई का मतलब तुम है ना साधु बन जाओ, थोड़ा खुद की बॉडी का केयर लेकिन करो, घर मतलब में कोशिश खाना भी करा तो करो। बनना चाहिए ना सर। हाँ तुमको बोलो ना वो जल्दी बनाए। सर मुझे तो ठीक है, बाहर जाके खाना रहता है, तो फिर फिर 6 मतलब बजे वो कैसे जल्दी नहीं जाऊंगा? बनाते ना। हाँ तुमको बोलो कि थोड़ा सा अब मेरा 1-1.5 महीना बाकी एग्जाम, मतलब देखो कोशिश ये करो करो, मतलब आदत आप लोग सब लोग हैबिट बना लो, 6-7 बजे खाना खा लो। मतलब मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, हम खुद भी ये सब फॉलो करते थे, इवनिंग में खाना खा लेते थे 6-7 बजे, उससे स्टडी प्रॉपर होती थी, बॉडी का बैलेंस सही रहता, रात को फिर दूध पी लेते थे 9-10 बजे तक, और प्रॉपरली पड़ी होती थी। अपन 9-10 बजे खाना खा रहे, उससे बॉडी का बैलेंस भी करता है और अगला दिन बहुत आलस में निकलता है। जल्दी खाना खा लोगे पच भी जल्दी जाएगा, 9-11 बजे तक सुबह फ्रेश उठ पाओगे। ठीक है, इसलिए कोशिश करा करो इवनिंग में ही 7-7 साढ़े 7 तक मैक्सिमम खाना नहीं पड़ जाए। चलो खैर, सर फिर इसका हमारी तो आंसर कितना क्लास है? ही चलती है उस टाइम। हाँ तो बीच बीच में खा लिया करो थोड़ा बहुत, 15 मिनट का गैप हो उसमें खा लो। क्लास में खाए रहते थे। चलो ये बताओ इसका आंसर कितना है? डेसिमल में आएंगे थोड़ा आंसर, क्योंकि यहाँ डेटा ही ऐसा दे दिया इन्होंने पॉइंट में। हाँ किसी ने हैंड रेस किया, कोई डाउट है क्या? ठीक है, नेक्स्ट, इन अ टूर्नामेंट
ऑफ 4 मैचेस बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो 4 मैचेस हैं, तो ऑफ कोर्स 4 डिफरेंट मैचेस हैं। इंडिया विनिंग अ मैच इज प्रोबेबिलिटी 0.6। तो मैं कुछ भी आप डिफाइन कर लो, इवेंट ए इंडिया विन द मैच, तो इंडिया विन कर रही है मतलब इंडिया विन मैच। इवेंट बी, अच्छा यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 3 तरह के इवेंट है, टाई भी हो सकता है, इंडिया लॉस, लूज द मैच, और इवेंट सी के टाई हो जाता है, मैच इज टाई। तो पहले अगर इवेंट ए इंडिया विन द मैच तो ऑस्ट्रेलिया हारती है। सेकेंड में इंडिया अगर लूज करती मतलब ऑस्ट्रेलिया जीतती है, और टाई मतलब दोनों का टाई हो गया। तो 3 इवेंट मैंने डिफाइन कर दिए। क्वेश्चन के हिसाब से अपन को तीनों की प्रोबेबिलिटी गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंडिया विनिंग द मैच इज 0.6, इंडिया लूजिंग द मैच इज 0.3, while the match tie is 0.1. चार मैच हो रहे हैं, ठीक है। इंडिया विंस द टूर्नामेंट, इंडिया टूर्नामेंट तब विन करेगी जब उन 4 मैच से एटलीस्ट 3 मैच जीते, कम से कम 3 मैच उसको जीतने चाहिए, तब जाके इंडिया टूर्नामेंट विन करेगी। देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी द इंडिया विन द टूर्नामेंट। तो टूर्नामेंट को विन करने के लिए तो बताओ क्या क्या कंडीशन बनेगी। सर अगर 4 में से 2 मैच जीत के लीड रखे 0-0 पे, अरे वो सब दिमाग नहीं लगाना अपन को। सर यहाँ पे नहीं हारे नहीं टाई हो। क्वेश्चन में विन बोला है, विन कम से कम 3 विन होनी चाहिए, बस ये आपको सोचना है। लॉजिक डेली लाइफ का लॉजिक मत अप्लाई करना, क्वेश्चन के हिसाब से लॉजिक अप्लाई करना। तो 4 में से 3 विन हो जाए और या एक फिर टाई। एक हारे और या फिर चारों जीत जाए। 3 विन तो मुझे चाहिए कम से कम, है ना। अब 3 विन हो जाए, अब 3 विन हो जाए, चौथा मैच है या तो वो लॉस हो जाए या फिर टाई हो जाए, है ना। टाई हो जाए, या तो ये हो, या तो 3 विन हो एक टाई हो जाए। ये बात आ रही है समझ में। और एक और कंडीशन क्या हो जाएगी, चारों जीत जाए। यस सर। यहाँ पे ये मत कर देना कि भाई 2 विन हो जाए 2 टाई हो जाए, ये गलत होगा, क्योंकि एटलीस्ट 3 विन बोला उसने। समझ में आ रहा है। बोलो 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 बोलो। कोई नहीं सर, मैं कुछ और ही सोच रही थी। ठीक है ठीक है, अभी रुक जाओ फिर। तो यहाँ पे आपके पास 3 कंडीशन है, एटलीस्ट 3 विन्स की, या तो 3 विन एंड 1 लॉस, या फिर 3 विन और चौथा मैच टाई, और चारों के चारों विन हो जाए, ये 4 कंडीशन। ठीक है। अब फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि इंडिया 3 मैच जीते और 1 हारे, इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें, बोलो। इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालें। अब देखो यहाँ पे भी केसेस बनेंगे, 0.3 है ना। ये एक मैच हारना है, तो एक मैच तो वो अगेन 4 कंडीशन है ना, चारों में से कोई भी एक मैच हार सकता है। बोलो, क्योंकि मैचेस अलग अलग मैचेस है ना। जैसे मान लो 3 विन 1 लॉस, किसके आपके पास 4 केसेस बनेंगे कि मान लो पहला मैच हार गया, बचे हुए 3 जीत गया। सेकेंड हारा, पहला तीसरा और चौथा जीता। तीसरा हारा, पहला दूसरा और चौथा, है ना। क्या बात समझ में आ रही है। तो इससे 4 केस बनेंगे, और बेसिकली चारों की प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी सेम होगी। जैसे मान लो एक आ गया कि मान लो इसमें 4 केस क्या बनेंगे, लॉस विन विन विन, ये बनेगा, या फिर विन लॉस विन विन। आ रहा है समझ में आपको नहीं, बोलो। यस सर। ठीक है। अब लॉस विन विन विन, इसकी प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगी। पहला लॉस हो जाए, बचे हुए 3 विन हो जाए। लॉस 0.3 into 0.6 लॉस होता है 0.3 0.6 और 3 बार विन मतलब 0.6 की होल क्यूब, है ना। या तो ये हो जाए प्लस दिस प्लस दिस। अच्छा इन चारों के भी तो आंसर यही आएंगे। यस सर, इनको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे 3 विन 1 लॉस, तो अगेन 3 विन 1 टाई, तो अगेन 4 केस बनेंगे। टाई विन विन उनको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 बनेगा सर, बस 0.1 हाँ कर बस। देंगे। तो 3 विन मतलब 0.6 का होल क्यूब मल्टीप्लाई बाय 1 टाई, और इसको पूरे को 4 से मल्टीप्लाई करें, ऐसे 4 केस बनेंगे। और 4 विन का एक ही केस बनेगा, 0.6 की पावर 4। ये बात समझ में आ रही है। इन चारों को अपन ऐड कर देंगे, क्लियर है। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा।
तो देखो लगभग सेम ही आ रही चीजें। टूर्नामेंट में आप केसेस बनाओ और प्रॉपरली बस केसेस बना के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल के मल्टीप्लाई करो, आपस में ऐड करो, और अपन नाम से क्लियर है, या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, तो आपस में क्या होगी, ऐड होगी। ठीक है, क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, आज इसलिए मैंने ज्यादा उसके आगे रखा नहीं है। आज का लेक्चर भी ठीक था, उसमें अपन ने पिछले लेक्चर में अपन ने वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चन कैसे करते बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी, हाँ है ना। और आज के लेक्चर में अपन ने क्या सीखा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट। आज के लेक्चर में अपन ने क्या क्या सीखा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, सेकंड बताओ क्या था सेकंड, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। हाँ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और थर्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट। ये तीन चीजें अपन ने पढ़ी, और तीनों पे मिक्स बेस करके क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन में इंडिपेंडेंट अगर होगा तो उनका इंटरसेक्शन प्रोडक्ट के बराबर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम मतलब एक से ज्यादा आपस में इंटरसेक्शन की पूछिए तो एक एक करके सबकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते जाओगे। कंडीशनल मतलब कोई एक इवेंट हो चुका है, दूसरे इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। आगे समझ में आज का लेक्चर की नहीं? यस सर। ठीक है, तो अभी मैं आपको नोट्स भेज दूंगा। पिछले लेक्चर में अपन ने खैर 5 ही क्वेश्चन किए थे, इसलिए मैंने नोट्स नहीं भेजे थे, तो वो नोट्स और ये वाले मेन नोट्स, ग्रुप पर भेज देना नोट्स। हाँ हाँ, ये नोट्स आपके अभी सर, सारे आ जाएंगे ग्रुप में। सर ठीक प्रोबेबिलिटी है, के बाद कौन सा चैप्टर होगा? प्रोबेबिलिटी के बाद कौन सा होगा, प्रोबेबिलिटी के बाद आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, कोनिक सेक्शन निपटा देंगे 1-2 हफ्ते में उसको, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 11 का जो टॉपिक था, इम्पोर्टेंट है ना। हाँ तो अच्छे से उसको करेंगे। इससे बहुत सारा सिलेबस तो उन्होंने उड़ा दिया एक्चुअली। ऐसे तो बहुत लार्ज टॉपिक थे फोनिक सर सेक्शन वैसे वगैरह। मतलब कह रहे थे कि सिर्फ जो हमारा 12th में डिलीट हुआ होगा वो उड़ाएंगे, मतलब 11th वाला भी हटा दिया गया जो हाँ डिलीट 11th में भी, था। हाँ 11th की भी चीजें हटी है। तो आपका जो बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हो गया, तो जो सिलेबस है उस सिलेबस के बेसिस पे अगला प्रोबेबिलिटी के बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट होगा। क्लियर है? ठीक है ठीक है, सर। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर। सर हाँ बोलो। इस सैटरडे को क्लास होगी मॉर्निंग में?